हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस थ्रिलर से भरी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है एक बौद्ध मठ में। सुबह का वक्त होता है और यहाँ रहने वाले सभी भिक्षु अपने रोज के काम में व्यस्त हैं। सभी भिक्षु सांसारिक सुख को त्याग करके इस मठ में आए हैं और ज्यादातर वक्त मेडिटेशन में गुजारते हैं। एक और इस शांत वातावरण लेकिन दूसरी ओर भीड़ भाड़ वाली सिटी को दिखाते हैं। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है और विक्टिम स्पॉट पर ही मर गया, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है वो बड़े घर का लड़का है और बिना लाइसेंस के कार चला रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के बजाय पैसे लेकर उसे जाने देती है। यहाँ आनंदा नाम के साधु को दिखाते हैं जो कि इस मूवी का हीरो है। इसके बाद मठ हेड यानी मठाधीश आनंदा को बुलाते हैं। वे देखते हैं कि पानी के टैंक में एक लाश पड़ी हुई है। मठाधीश कहते हैं कि आप तो पहले पुलिस में थे ना, इसलिए मैंने पुलिस को बराबर करने से पहले आपको बताना ठीक समझा। जी हाँ, आनंदा एक पुलिस ऑफिसर था, पर किसी वजह से उसने सांसारिक जीवन को त्याग करके बौद्ध भिक्षु बन गया था। आनंदा लाश को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और वही इंस्पेक्टर आता है जिसने एक्सीडेंट स्पॉट पर अमीर लड़के से पैसे लिए थे और उसे अरेस्ट नहीं किया था। यह लाश इस मठ में रहने वाले एक लड़के की है। उसकी आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबा दिया गया है। आनंदा बताता है कि यह लड़का अपने काम को छोड़कर यहाँ आया था और इसका कोई नहीं है। इसे देखकर लगता है कि इसे मरे हुए 24 से 30 घंटे हुए होंगे। इंस्पेक्टर भी जानता है कि आनंदा एक पुलिस ऑफिसर था। वह पूछता है कि ऐसे अनाथ लड़के का कत्ल कौन कर सकता है और क्यों। आनंदा सोच में पड़ जाता है कि अभी शक करें तो किस पर करें। इतने में पुलिस लाश की और उस जगह की फोटो क्लिक करके वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप इसका क्रियाक्रम कर दीजिए, पर आनंदा पूछता है कि क्या आप इसका सब विश्लेषण और इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तब इंस्पेक्टर कहता है कि इस सिटी में कई अनाथ बच्चे बढ़ते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। ऊपर से इस लड़के के शरीर में इंजेक्शन के मार्क्स से शायद यह नशा करता था और उसकी वजह से ही इसकी मौत हो सकती है। मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप चाहे तो खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। यह कहकर वह चला जाता है। मठाधीश आनंदा से कहता है कि आप मेरे खातिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यहाँ और भी लड़के रहते हैं और मुझे उन सब की चिंता होने लगी है। उनका रिक्वेस्ट सुनकर आनंदा सोच में पड़ जाता है कि मैंने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी और यहाँ क्यों आया। एक साधु होकर इन बातों में पड़ना क्या ठीक होगा, लेकिन एक लड़के की जान चली गई थी, इसका कारण तो पता लगाना ही होगा। यह सोचकर वह अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। मठ का मैनेजर उसे उस लड़के की फाइल दिखाता है। फाइल में उसका नाम लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि ना ही वह अनाथ था। यहाँ आने से पहले वह नशा करता था, पर यहाँ आने के बाद उसने नशा नहीं किया। अब लाश को चेक करके आनंद दूसरे भिक्षु से पूछताछ करता है, लेकिन कोई इस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। आनंद उस टैंक को चेक करता है जिसमें यह लाश पाई गई थी, जिसमें उसे एक की चेन मिलता है। कुछ और भिक्षु भी मदद करते हैं और पूरे मठ को छान मारते हैं कि कहीं कोई एविडेंस मिल जाए। उन्हें लड़के का एक ड्रेस मिलता है जिसमें एक विजिटिंग कार्ड और एक पेपर होता है। आनंदा उस ड्रेस को मैनेजर को देता है और एविडेंस को सेफ रखने को कहता है। फिर वह उस सेक्शन में जाता है जहां अनाथ लड़के रहते हैं। एक भिक्षु उनकी देखभाल करता है। आनंदा देखता है कि वह लड़कों के साथ बहुत मजे से खेल रहा है। वह आनंदा को नोही के कमरे में ले जाता है। बच्चों के साथ उसकी फ्रेंडलीनेस देखकर आनंदा खुश हो जाता है। नोही की चीजें देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस मठ में रहने वाले लड़के के पास ऐसा कॉस्टली फोन कैसे आ सकता है। इंचार्ज कहता है कि वह लड़का बड़ा अजीब था, मैं भी उसे ठीक से नहीं जान पाया। उसकी चीजों को चेक करते हुए आनंदा और मैनेजर को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा है कि मुझे परेशान करना छोड़ दो, और उसके नीचे इनिशियल सी लिखा होता है। वे समझ जाते हैं कि वह कातिल का ही लेटर है जो उसने नोही को दिया था। आनंदा को पता चलता है कि मठ में आने से पहले नोही किसी और के घर में रहता था। उसका पता लगाकर आनंदा वहाँ चला जाता है। यहाँ नोही की माँ की सहेली है और वह कहती है कि इस बार मैं उसकी बेल नहीं करवाऊंगी। अब पता चलता है कि नोही कई बार जेल जा चुका था। वह नोही की मौत की खबर सुनकर चौंक जाती है और वह बताती है कि नोही को मानसिक रूप से कई प्रॉब्लम्स थी। वह ठीक से बात नहीं करता था और बाद में नशा करने लगा। जब देखो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती थी। 1 साल मैंने उसकी देखभाल की, लेकिन फिर मैं उसकी इन हरकतों से तंग आ गई थी और मैंने उसे घर से निकाल दिया। यहाँ मठ का मैनेजर 3 भिक्षुओं को देखता है जो हमेशा अकेले में कुछ बातचीत करते रहते हैं। उसे उन पर शक होता है। तभी मठाधीश आनंदा को बताते हैं कि हमारे मठ का एक साधु कल से लापता है। उसका नाम बंसी है। शायद वह कातिल था और आपके इन्वेस्टिगेशन की वजह से वह डर कर भाग गया। पर आनंदा बिना एविडेंस के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता था। आनंदा बंसी के कमरे को चेक करता है। उसके कमरे में नशीले पदार्थ मिलते हैं। आनंदा सोचता है कि एक भिक्षु के कमरे में कैसे आया, और अगर भिक्षु कोई नशा करता था तो वह इसे यहाँ छोड़कर क्यों चला गया और वह कहाँ गायब हो गया है। उसका नोही के कत्ल से क्या कनेक्शन है। तभी एक जनरल का कॉल आता है जो इन अनाथ लड़कों की पढ़ाई और देखभाल के लिए फंड देता है। वह कड़ी आवाज में पूछता है कि मेरे फंड को लेकर आप लोग कर क्या रहे
हैं, वहाँ बच्चों का कत्ल हो रहा है क्या, और वह भिक्षु जो गायब है उसके बारे में क्या पता चला। आनंदा बताता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, जब पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब आनंदा चेक नाम के लड़के से मिलता है जिसे मठाधीश ने उसकी मदद के लिए भेजा है। चेक बहुत चपड़ चपड़ बातें करता है और हर बात पर सवाल करता है। वह कहता है कि मुझे सब लंगड़ा चेक क्यों कहते हैं, मैं तो ठीक से चलता हूँ। तो आनंदा उससे कहता है कि तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और काम पर ध्यान दो। यह कहकर वह एक जनरल से मिलने चले जाते हैं। नोही के ड्रेस से उन्हें एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जो इसी जर्नलिस्ट का है। जर्नलिस्ट तुरंत पहचान जाती है कि आनंदा उस बुद्ध मठ से आए हैं। वह बताता है कि नोही 2 हफ्ते पहले ही मुझसे मिलने आया था और उसने बताया कि उसके मठ में नशीले पदार्थ इलीगली बेचे जा रहे हैं। आनंदा चौंक जाता है कि यह कैसे पॉसिबल है। जर्नलिस्ट कहती है कि मठ में भी तो इंसान ही रहते हैं ना, कुछ लोग मठ में आकर अपनी गलतियां सुधार लेते हैं, लेकिन सभी ऐसा करेंगे ये हम कैसे कह सकते हैं। और वैसे भी कोई मठ पर शक नहीं करता, इसलिए शायद वहाँ नशीले पदार्थों का बिजनेस किया जा रहा है। लेकिन बिना किसी एविडेंस के मैं कोई बात नहीं छाप सकती, इसलिए मैं उसकी बात को पब्लिश नहीं कर पाई। वह आनंदा को अपना पर्सनल नंबर देकर कहती है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो आप यह स्टोरी मुझे जरूर देना। फिर आनंदा पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर को वही की चेन देता है जो उसे वाटर टैंक के पास मिला था। इंस्पेक्टर उसके बारे में पता लगाने का वादा करता है। वही आनंदा को क्राइम सीन के पास मिले कुछ फुटप्रिंट्स की फोटो देता है। अब आनंदा को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक क्लू मिल गया था। जैक कहता है कि शायद भिक्षु बंसी ने ही नोही का खून किया होगा और वह यहाँ से बचकर भाग गया। आनंदा सख्त आवाज में कहता है कि जब तक सच का पता नहीं चलता किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। वह मैनेजर से भिक्षु बंसी का फाइल मांगता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि बहुत ढूंढने पर भी उसे बंसी का फाइल नहीं मिला। आनंदा को शक होता है कि कातिल सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने बंसी का फाइल चुरा लिया है। वह मैनेजर को नोही के बॉक्स से मिला हुआ एक वार्निंग लेटर देता है, यहाँ के सारे भिक्षुओं की फाइल चेक करो, अगर यह हैंडराइटिंग किसी भी राइटिंग से मैच करती है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दो। फिर वह चेक को फुटप्रिंट्स की फोटो देकर कहता है कि इस मठ के हर आदमी का चप्पल चेक करो और अगर तुम्हें इस डिजाइन में मैच करने वाला चप्पल मिले तो मुझे बताओ। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि गुरुजी सारे के सारे चप्पल चेक करने पड़ेंगे। तब आनंदा कहता है हाँ बेटा, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। यह कहकर वह चेक को काम पर लगा देता है। यहाँ मैनेजर को चाणक नाम के एक भिक्षु की फाइल मिलती है जिसकी हैंडराइटिंग उस पेपर की हैंडराइटिंग से मैच करती है। अब आनंदा चड्डा से पूछता है क्या तुमने यह लेटर रोहित को लिखा था, तुम उसे किस बात की वार्निंग दे रहे थे। लेटर को देखकर चड्डा का चेहरा जरा चेंज हो जाता है। वह बताता है कि एक रात नोही ही मेरे कमरे में आया था और उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए। फिर वह रोने लगा कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं यही सोना चाहता हूँ। मैंने उसे शांत किया और अपने कमरे में सुला लिया। मुझे लगा कि वह किसी बात से परेशान है। अगली सुबह वह मेरे कमरे से जा चुका था। तो क्या सिर्फ तुमने इस बात के लिए वह वार्निंग लेटर दिया था। वह कहता है नहीं आनंदा जी, वह एक बार नहीं हर रात को यही करने लगा। मैंने मठाधीश से रिपोर्ट करना चाहा, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि बात को इतना बढ़ाने से पहले मैं उसे एक बार फोन कर दूं, इसलिए मैंने उसे यह वार्निंग लेटर दिया। आनंदा पूछता है कि क्या वह किसी और के साथ ही ऐसा बिहेव करता था। तो वह कहता है मैं ये नहीं जानता, लेकिन इस मठ में सेठ नाम का एक भिक्षु है जिससे नोही अक्सर बात करता था। अब आनंदा सेठ से मिलने जाता है, पर वह अकड़कर सिगरेट पी रहा होता है। वह बताता है कि नोही 2-3 बार मुझसे सिगरेट शराब वगैरह लेने आया था। वह हमेशा मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इन दोनों भिक्षुओं की बातें आनंदा को कंफ्यूज कर देती हैं कि यह इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रहा है। तभी वह लड़के के सेक्शन को मैनेज करने वाले उस भिक्षु से मिलते हैं जो उस दिन लड़कों के साथ खेल रहा था। वह बताता है कि यहाँ नशीले पदार्थ वगैरह नहीं बिकते, यह सिर्फ अफवाहें हैं। अगर बाहर की दुनिया को शक हो गया कि यहाँ पर यह सब चल रहा है तो मठ को कोई फंड्स नहीं देगा। अब आनंदा रियलाइज करता है कि यह कैसा केस है जिसमें प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम निकल रही है, लेकिन कभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। मैनेजर बताता है कि इस मठ में बंसी और सेठ को मिलाकर टोटली 4 भिक्षुओं की फाइल्स नहीं मिल रही हैं, मतलब इन्हीं चारों में से एक कातिल है। आनंदा की कुछ भी समझ में नहीं आता कि कातिल कौन हो सकता है। अगले दिन इंस्पेक्टर कॉल करता है। आनंदा उससे मिलने आता है और वह बताता है कि यह किचन नॉर्थ से एक बहुत बड़े भिक्षु ने बनवाया है। वह भिक्षु तो चल बसा, लेकिन उसके बाद इस किचन को बहुत वैल्यूबल माने जाने लगा। पर नोही को यह किसने दिया होगा। अब इंस्पेक्टर बताता है कि शायद नोही नॉर्थ से आया था और किसी ने उसे यह गिफ्ट किया होगा, लेकिन आनंदा जानता है कि नोही नॉर्थ का नहीं है। रास्ते में उन्हें मठ में रहने वाले लड़के दिखते हैं जो बाहर के एक लड़के के साथ खेल रहे होते हैं। आनंदा उन्हें मठ पर ले जाकर कहता है कि उन लड़कों से बातचीत करना बंद कर दो, वरना तुम्हें बुरी आदतें लग जाएंगी। फिर
फिर वह लड़कों का कमरा चेक करता है। तब एक लड़का चुपके से अंदर आकर कुछ ले जाने की कोशिश करता है। आनंदा उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ में नशीले पदार्थ होते हैं। अब आनंदा को गुस्सा आता है और वह लड़के के हाथ से नशीले पदार्थ का पैकेट छीनकर मठाधीश के आगे फेंकता है और पूछता है, अब बताइए इस मठ में क्या हो रहा है। अब मठाधीश रिवील करता है कि इस मठ में हो रहे नशीले पदार्थों के बिजनेस के बारे में वह जानता था, लेकिन फंड्स बंद होने के डर से उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन पुलिस को भी इस मठ पर शक था, इसलिए उन्होंने अपने 4 अंडरकवर ऑफिसर्स यहाँ भेजे थे जो भिक्षुओं के बेस में यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब आनंदा बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर है मांझी जो गायब हो गया है, दूसरा है सच्चा, इनके अलावा 2 और पुलिस ऑफिसर हैं और इन्हीं 4 लोगों की फाइल्स यहाँ नहीं है क्योंकि वे इस मठ के भिक्षु है ही नहीं। आनंदा को गुस्सा आता है कि मठाधीश ने यहाँ के लड़कों की जिंदगी और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और उन्हें नशे का आदी होने दिया। आनंदा एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है जिसके साथ वह पहले काम करता था। वो उसे नोही के कत्ल और मठ पर हो रहे नशीले पदार्थों के बिजनेस के बारे में बताता है। मठ में 4 पुलिस वाले भिक्षु बने घूम रहे हैं। ऑफिसर कहता है कि नोही की आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबाना यह सब पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए किया गया होगा। शायद उसे टॉर्चर भी किया गया था, लेकिन उसके कत्ल करने का मोटिव क्या था? नोही का बिहेवियर उतना ठीक नहीं था। कुछ भिक्षुकों ने कहा कि वह उन्हें सेक्सुअल हैरेस करने की कोशिश करता था। तो फिर तुम्हें खूनी को ढूंढने की बजाय उस मोटिव को ढूंढना है जिसकी वजह से नोही का कत्ल हुआ था। आनंदा को भी यही ठीक लगता है। इसी बीच नोही का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन ये क्या, इस सब पेटी में नोही की लाश की वजह बंसी की लाश है, मतलब उस पुलिस ऑफिसर की लाश जो भिक्षुक के बेस में था और अचानक गायब हो गया था। अब मठाधीश आकर चिल्लाते हैं, यह मेरे मठ में क्या हो रहा है, जल्द से जल्द नोही की लाश का पता लगाओ। तब आनंदा कहता है कि यहाँ सबको डिस्क्रीट करने के 2 चैम्बर्स हैं। वह दूसरे चैम्बर में दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके अंदर नोही की लाश होती है, पर किसी को इस बात का पता नहीं था। इतने में जनरल वहाँ आ जाता है और देखता है कि बंसी की छाती पर इंजेक्शन का निशान है, मतलब किसी इंजेक्शन से ही बंसी का खून हुआ है। तब आनंदा बताता है कि कातिल जानता था कि हम नोही की बॉडी को डिस्क्रिएट करने जा रहे हैं। उसी कातिल ने बंसी का खून किया है और उसने बड़ी चालाकी से लाश को एक चैम्बर में रख दिया और बंसी की लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर नोही की पेटी में रख दिया। अगर इस पेटी को एक इंसान उठाता तो उसे वजन से पता लग जाता कि यह नोही की लाश नहीं हो सकती, लेकिन इसे 4 लोग उठाते हैं इसलिए उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आता। यही सोच समझकर कातिल ने यह चाल चली है, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि उसने अपने बंसी की लाश पर ठीक से कपड़ा नहीं लपेटा और इस वजह से हमें उसका चेहरा दिख गया। अब मठ के सारे भिक्षुकों को इंटरोगेशन करते हैं। भिक्षुक के कमरे के बाहर एक सिरिंज मिलता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे नहीं पता यह कैसे आया। मठाधीश भिक्षुकों की मीटिंग बुलाकर कहते हैं कि इस मठ में 2 कत्ल हुए हैं और मैं ऐसे सह नहीं सकता। अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज आनंदा को बता दीजिए। अब हर भिक्षु अपनी बात बताता है। नोही की कई बुरी आदतें थी। भिक्षुकों के साथ वह बहुत बुरा बर्ताव करता था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था और रोता रहता था। अब वह अक्सर बुद्ध जी के कमरे में जाया करता था, सड़क के रोडीज के साथ घूमता रहता था और इस तरह के कई कंप्लेंट सामने आते हैं। अब आनंदा फैसला करता है कि उन्हें उन 3 पुलिस वालों पर ध्यान देना चाहिए जो नशीले पदार्थों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस मठ में आए थे और भिक्षु बने बैठे हैं। आनंदा को उन पर शक होता है क्योंकि जब कोई पुलिस वाला मारा जाता है तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उठ खड़ी होती है और खूनी की तलाश करती है, लेकिन ये 3 आदमी इतने कूल दिख रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो लगता है कि ये लोग पुलिस वाले नहीं हैं। आनंदा मठाधीश से उन 4 की फाइल्स मांगता है। पहले तो मठाधीश इनकार करते हैं क्योंकि जनरल ने उन्हें मना किया था, लेकिन आनंदा कहता है कि आप जनरल के लिए कब से काम करने लगे। आनंदा के सवाल से शर्मिंदा होकर मठाधीश उन 4 को डिटेल देते हैं। आनंदा उसे लेकर इंस्पेक्टर के पास जाता है। इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट का डेटाबेस चेक करते बताता है कि वह 4 जो अंडरकवर पुलिस के नाम पर मठ में रहते हैं वे पुलिस वाले नहीं हैं। इस खतरनाक सच को जानकर अब आनंदा मठ में आता है और वह जनरल से कहता है कि तुम ये केस छोड़ दो, पर आनंदा डर कर कहता है मैं तो फेक पुलिस वालों को पकड़ना चाहता हूँ, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब जनरल धमकी देता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो इस मठ को मेरी तरफ से 1 भी पैसा डोनेशन नहीं मिलेगा। अब पता चल चुका है कि जनरल ने उन 4 को यहाँ भेजा है, ये अंडरकवर पुलिस ऑफिसर नहीं है। इस बीच मैनेजर एक और क्लू ढूंढ निकालता है। दरअसल नॉर्थ में एक गैंग है जो नशीले पदार्थ बेचता है और अपने दुश्मनों की आंखें नोचकर उनके मुंह में कैंडल दबाकर उनका खून करते हैं। यही नोही के केस में भी हुआ था। अब आनंदा को एक बात याद आती है। इंस्पेक्टर ने कहा था कि वाटर टैंक में पड़ा हुआ की चेन नॉर्थ के किसी भिक्षु ने बनाया था। अब सारी बातें जरा क्लियर होने लगी थी। उस रात आनंदा कुछ फाइल चेक कर रहा होता है कि अचानक उसके सामने किंग कोबरा आ जाता है और आनंदा को डस देता है। पता नहीं है अंदर कैसे आ गया। अगले सीन में आनंदा हॉस्पिटल में होता है
वह लगभग इस केस को सॉल्व कर चुका है। वह मैनेजर को बताता है कि जनरल स्मिथ को नशीले पदार्थों का बिजनेस चलाने के लिए यूज कर रहा है। ये चारों आदमी जो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बनकर यहाँ आए थे वह जनरल के आदमी है। मठ पर कोई शक भी नहीं करेगा, इसलिए जनरल मठ को फंड भी देता है और अपना इलीगल बिजनेस भी यहाँ चला रहा है। नोही को इस बात का पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने इसे मार डाला। यही वो नॉर्थ कैंप है जो विक्टिम की आंखों नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबा देते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने साथी बंसी को क्यों मार डाला, अब यही पता करना बाकी रह गया है। मुझे पता है कि जनरल ने ही मेरे कमरे में सांप छोड़ा था, पर मैनेजर कहता है कि अब आप आराम कीजिए, बाद में पता लगा लेंगे। चेक आनंदा का बड़ा ख्याल रखता है और उनके पास ही सो जाता है। आनंदा भी सो जाता है। आधी रात को अचानक कोई आनंदा का गला दबाकर उसके मुंह में कैंडल घुसाने लगता है। आनंदा देख लेता है कि यह सच है, लेकिन तभी पीछे से चेक सेट पर वार कर देता है और चेक को उठाकर फेंकता है और उसके सिर में गहरी चोट आती है। आनंदा भी बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसे होश आता है। मठाधीश आकर कहते हैं कि तुमने इस केस को सॉल्व कर दिया, तुम्हारी सारी फाइंडिंग्स एकदम ठीक है। जनरल कल रात से मठ से भाग गया। जनरल उस नॉर्थ गैंग का लीडर निकला जो नशीले पदार्थ बेचते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास चेक के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। उसका सिर बुरी तरह से डैमेज हुआ है। अब आनंदा जरा सोचता है और उस जर्नलिस्ट को बुलाता है। आनंदा बताता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी देने वाला हूँ, एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो तुम्हें फ्रंट पेज पर छापनी होगी। तुम्हें इस स्टोरी में जैक के बारे में लिखना है, जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद की और आज उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। जर्नलिस्ट मान जाती है और अपने न्यूज़पेपर में एक स्टोरी छापती है। अब कई बड़े बड़े लोग चेक के ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन करते हैं। अब आनंदा को चेक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस केस में उसकी खोज खत्म नहीं हुई। वह मठ के मैनेजर से नोही की सारी चीजें मांगने को कहता है। मैनेजर उन चीजों के साथ आनंदा को फाइल भी ले आता है। दरअसल 10 साल पहले एक राउडी गैंग ने आनंदा की पत्नी और उसके बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। उसके बाद ही आनंदा उस लायक को छोड़कर उस मठ पर आकर भिक्षु बन गया था। यह कहकर मैनेजर सिर्फ इमोशनल हो जाता है, लेकिन आनंदा कहता है कि इमोशनल होने से कुछ नहीं होता, मुझे यह केस पूरा सोल्व करना है। नोही का कत्ल इन चारों में से किसी ने किया है, लेकिन इन लोगों ने अपनी ही गैंग के आदमी बंसी को क्यों मारा? मुझे लगता है कि बाबूजी का कत्ल यह गैंग नहीं है, यह कोई और है। तुम इस मठ के इन व्यक्तियों की लिस्ट बनाओ जो नॉर्थ से नहीं है। मैनेजर उन्हें लिस्ट बनाकर देता है। फिर आनंदा के कहने पर मैनेजर उन व्यक्तियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। सारे व्यक्ति अपने चप्पल उतार कर मेन हॉल पर आ जाते हैं। आनंदा देखता है कि नोही के कत्ल के वक्त जो फुटप्रिंट मिला था वह चड्डा के चप्पल का था और चड्डा नॉर्थ से आया है। इसी ने आनंदा को बताया था कि नोही उसके कमरे में आया था, उसने सेक्सुअल फेवर मांगने की कोशिश कर रहा था। अब मीटिंग खत्म होती है और आनंदा चड्डा के कमरे के पास जाता है। वह दूसरे भिक्षुकों के पास के कमरे में वेट करने को कहता है, क्योंकि उसको और चड्डा के बीच जो बात होगी उसका वह विटनेस होगा। आनंदा चड्डा के कमरे में जाकर उसका वेट करता है। तभी चड्डा आता है। आनंदा को देखकर वह जरा टेंशन में होता है, फिर भी कैजुअली कहता है, क्या आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अब आनंदा बताता है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन अभी यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। वाटर टैंक में जो कीचड़ मिला है वह तुम्हारा है। नोही का कत्ल करते वक्त तुम्हारा किचन वाटर टैंक में गिर गया था। इनकार मत करना, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि वह कीचड़ तुम्हारा है। दूसरी बात, जब मैंने चेक को इस बोर्ड के सारे चप्पलों को चेक करने के लिए भेजा तो सिर्फ तुम बहुत देर तक गार्डन में वॉकिंग करते रहे। तुम्हें डर लगा कि अगर चप्पल उतार दिया तो चेक उसका डिजाइन देख लेगा। उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज फंस गए। कातिल तो तुम ही हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुमने नोही का कत्ल क्यों किया और फिर बंसी को क्यों मार डाला। अब चड्डा सच बताता है। दरअसल चड्डा गे है, लेकिन वह अपनी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करते इस मठ में रह रहा था। पर एक रात से पता चलता है कि नोही भी गे है और चड्डा खुद भी उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता था। उस दिन इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई। मठ में कोई इस बात को नहीं जानता था, लेकिन एक दिन बंसी ने मुझे और नोही को एक साथ देख लिया और मुझे पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगा। अगर मैं नहीं देता तो वह मुझे पूरे मठ में बदनाम कर देता। मुझसे जितना बन पड़ा मैं उसे देता रहा, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने नोही को एक वार्निंग लेटर लिखा था कि आइंदा मुझे परेशान मत करना, लेकिन उसके बाद भी नोही ने मेरे कमरे में आना बंद नहीं किया। फिर मैंने बंसी से मदद मांगी और उसने अपने गैंग के मेथड से नोही की आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबाकर उसे मार डाला। उसके बाद से बंसी मुझे पैसे के लिए परेशान करने लगा, इसलिए मैंने एक सिरिंज में हवा भरकर बंसी को इंजेक्ट कर दिया और उसे मार डाला। फिर क्राइमिशन में हुई लाश को पहले से अंदर रखकर नोही के शव की पेटी में बंसी की लाश को रख दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि तुम्हें उसका चेहरा दिख गया था। अब चड्डा विलन की तरह हंसता है और कहता है कि सिर्फ तुम जानते हो कि मैंने ये सब किया है। इससे पहले कि तुम किसी और को बताओ मैं तुम्हें पहले खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी पास के कमरे में वह भिक्षु आ जाता है जिसे आनंदा अपने साथ लाया था।
था। फिर क्या था, चड्डा ने कन्फेस भी किया और उसका विटनेस भी है। अब पुलिस इंस्पेक्टर आकर चड्डा को अरेस्ट कर लेता है। अब नंदा ने यह केस 100% सॉल्व कर दिया था। लास्ट सीन में नंदा चेक से मिलने जाता है और चेक बिल्कुल ठीक हो गया था, जिसकी प्यारी स्माइल के साथ वह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।